Hello students, today we start our new chapter triangles. Triangles बोल दो या आप लोग ज्योमेट्री बोल दो। 10th क्लास की जो ज्योमेट्री है वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 to 5 क्वेश्चंस आपको ज्योमेट्री से मिलने वाले हैं टीएससी के पेपर में। और अगर हम बोर्ड के हिसाब से देखें, सीबीएसई के हिसाब से देखें तो भी आपको ट्रायंगल से 8 to 9 मार्क्स का पेपर मिलने वाला है। ठीक है, बड़े आराम से समझना है। सभी थ्योरम्स को आपको खुद से यहाँ से समझने के बाद खुद से ट्राई करना है। देखो ये बात ज्योमेट्री के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि टीचर अगर बोर्ड का क्वेश्चन करवा रहा है ज्योमेट्री का तो आपको बड़ा इजी लगेगा। प्रॉपर्टीज अप्लाई करता रहेगा टीचर, आराम से क्वेश्चन करता रहेगा। खुद से प्रॉपर्टीज अप्लाई करना, खुद से कंस्ट्रक्शन करना, खुद से क्वेश्चन करना, तब आपको जाके समझ में आएगा कि ज्योमेट्री प्रैक्टिस की गेम है। ठीक है, तो ज्योमेट्री का जो भी होमवर्क मिले वो आप साथ साथ करें। कोई भी प्रॉपर्टीज स्किप ना करें, सभी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ें, लर्न करें, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, 9th वाला एक बार आप रिवाइज कर लें। ट्रायंगल्स हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं और इसके साथ ही जो भी आपको होमवर्क मिले वो तो आपको कंप्लीट करना है। और साथ साथ जो आपकी रेफरेंस बुक जो आपको स्कूल में लगी है आर डी शर्मा, वो सॉल्व कर लें। मैं एक्सरसाइज बताता रहूँगा साथ साथ, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर चलने वाला है। ये लगा लो ट्रायंगल्स में हमें कम से कम 10 to 12 लेक्चर चाहिए, तो बड़े आराम से स्टार्टिंग है 4 to 5 लेक्चर्स तक, क्योंकि लास्ट में तो हम सभी क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ट्रायंगल्स की मतलब जितनी भी एक्सरसाइज है वो आप 4 to 5 लेक्चर तक कंप्लीट कर ले। साथ साथ कोई भी क्वेश्चन न छोड़े, जितने क्वेश्चंस करेंगे प्रॉपर्टीज आपको लर्न होती रहेगी। ठीक है, तो ट्रायंगल्स हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल इज बेसिकली 3-sided क्लोज फिगर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी से हम लोग ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ट्रायंगल की जनरल नोटेशन है 3-sided क्लोज फिगर मेड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। डेफिनेशन डजंट मैटर, आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा पेपर में कभी भी कि ट्रायंगल की डेफिनेशन बताओ। ट्रायंगल इज अ 3-sided क्लोज फिगर मेड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी सी, वर्टिसेस ए के सामने वाली साइड लेंथ ए, बी के सामने वाली साइड लेंथ बी एंड सी के सामने वाली साइड लेंथ क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, हाँ जी, स्केल एंड ट्रायंगल। एक बार देख लो सभी, स्केल एंड ट्रायंगल क्या होती है? स्केल एंड ट्रायंगल हैविंग 3 साइड्स डिफरेंट, इसकी सभी साइड्स क्या है? डिफरेंट है। आप उसको क्या बोलते हैं? स्केल एंड ट्रायंगल बोलते हैं। ए बी सी, वही जनरल ट्रायंगल, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। और स्केल एंड ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, एरिया का साइन है, एरिया निकालने के लिए हम ग्राउंड फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्या होता है? s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी होता है। सब बच्चों को बहुत ही अच्छे से नोट्स में कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्केल के बाद आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल। कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल है, तो ये साइड ए जनरल रिप्रेजेंटेशन बी। क्लियर? आइसोसेलेस ट्रायंगल में अब आपको क्या क्या याद रखना है? 2 साइड्स इक्वल, 2 एंगल इक्वल होंगे। 2 एंगल क्या होंगे? इक्वल। अगर आप यहां से मीडियन ड्रॉ करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो वो इसको बाइसेक्ट कर देगा। मीडियन ड्रॉ किया है, बेस को बाइसेक्ट तो करेगा और यहाँ पर परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, और ये साथ में क्या होगा? आपके पास एंगल बाइसेक्टर भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको क्या याद रखना है? अगर ये मीडियन है, ठीक है, तो सेंट्रोइड होगा इस लाइन पर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ऑर्थो सेंटर होगा इस लाइन पर। इस सभी बातें हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर इस ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो सर्किल सेंटर होगा इस लाइन पर, और ये लाइन अगर एंगल बाइसेक्टर है तो इन सेंटर भी इसी लाइन पर होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी हो गई है? ऑल सेंट्रोइड, ऑल 4 सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्किल सेंटर, सर्किल सेंटर एंड इन सेंटर lie on the same line are concurrent, are concurrent, सभी सेम लाइन पर लाई करेंगे। क्लियर?
अच्छा जी, अगर ऐसे हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसकी जो हाइट है, क्या है जो हाइट है, ये बेस भी है, यहाँ पे कितना हो जाएगा b/2 पाइथागोरस लगा दो, तो जो h है वो कितनी आएगी रूट ऑफ, ये सब आता है हम पढ़ के आए, तो मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, h कितना आएगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4, h इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1/4 से कितना बाहर आ जाएगा 1/2, दिस इज हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, 1/2 into root of 4a square minus b square। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इनटू बेस, बेस कितना है b इनटू हाइट 1/2 रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1/4 b इनटू रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में आपको क्लियर हो गई है, डिवाइस हो गई है, आइसोसेलेस क्लियर हो गई है। नेक्स्ट ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जल्दी जल्दी देख लो ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ जी क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, सभी साइड्स इसकी इक्वल है, आप इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जनरल इंटरप्रिटेशन ए बी सी साइड ए साइड ए एंड ए साइड बी, ये हो जाएगी आपके पास। अच्छा उसके बाद हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे √3/2 है, जो परपेंडिकुलर होगा वही मीडियन होगा, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और वही क्या होगा एंगल बाइसेक्टर होगा। तो दुनिया की सबसे खूबसूरत ट्रायंगल होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जो आपका ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर को H से, वही आपका इन सेंटर है, वही आपका सेंट्रोइड है और वही क्या है आपका सर्क्यूम सेंटर है। सभी बातें कंसाइड करें क्योंकि ट्रायंगल हर साइड से सेम ही है, क्लियर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है √3/4 a स्क्वायर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता ही है, हैविंग वन एंगल 90, और राइट एंगल ट्रायंगल अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे जो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, acute angle triangle, all angles less than 90 is known as acute angle triangle। सभी एंगल इससे कम होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल having one angle 90 and obtuse angle triangle having one angle more than 90, ये this is known as obtuse angle ट्रायंगल, क्या हो जाएगी हमारी obtuse angle ट्रायंगल, क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, देखो some important properties of triangle। Properties of triangle, first sum of all interior angles of triangle is 180, एक लो मैं बोल रहा हूँ, sum of all interior angle of triangle is 180। second, if the side of triangle are produced in order then the sum of exterior angle of a triangle is 360। सब ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 इंटीरियर का, और एक्सटीरियर का ट्रायंगल्स का किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, ठीक है। ये एंगल एक्सटीरियर, ये एंगल एक्सटीरियर और ये एंगल एक्सटीरियर, ठीक है। सभी एंगल्स का सम कितना होगा 360। एक्सटीरियर ए एक्सटीरियर बी और एक्सटीरियर सी का सम हमेशा कितना होगा 360, क्यों भाई, कंप्लीट ए कंप्लीट बी एंड कंप्लीट सी 180 180 180 540, अंदर वाला का सम कितना इंटीरियर का 180 540 माइनस 180 360 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना होता है 180, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, लीनियर पेयर होता है। The sum of measure of exterior angle of a vertex is adjacent to interior angle is
180. The measure of exterior angle is greater than the measure of each interior opposite angle. हाँ जी, ये भी हम लोग पढ़ के आए हैं 9th क्लास में. Exterior angle of a triangle is equal to sum of interior opposite. ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है क्योंकि a plus b plus c लिख देता हूँ. एंगल a plus एंगल b plus एंगल c is equal to 180 होगा. एंड एंगल c plus exterior of angle c is equal to 180 होगा. तो दोनों को इक्वल रखूंगा. c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल. एक्सटीरियर c इसके इक्वल आ जाएगा एंगल a प्लस एंगल b. ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल इसके इक्वल होता है, इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होता है. उसके बाद एक्सटीरियर एंगल हमेशा हमेशा इंटीरियर अपोजिट से ग्रेटर होगा. ठीक है, क्योंकि वो दोनों के सम के इक्वल है. ठीक है, बड़ी बिल्कुल बेसिक बात है. ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी लिखेंगे उसके बाद. ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी. ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी अंजी लिखो. सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. Sum of any two sides of triangle. Sum of any two sides of triangle is greater than third side. हम ये हमेशा याद रखना आप लोग. देखो प्रॉपर्टीज बहुत आसान है, क्वेश्चन किसी भी लेवल तक के बन सकते हैं. ट्रायंगल्स की दो साइड का सम हमेशा थर्ड से ज्यादा होगा. डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल. Difference of any two sides of triangle is less than third side. Is less than third side. ठीक है, नेक्स्ट देखो. थर्ड, if two sides of triangle is not equal. बड़ी सिंपल सी बात है. मुझे ट्रायंगल गिवन है A B C. ये साइड A है, ये साइड B है और ये साइड क्या है, C है. मान लो मुझे गिवन है इफ a ग्रेटर देन b. जो a है वो b से ज्यादा है, a साइड b से ज्यादा. अगर a और b इक्वल होती तो ये a और c एंगल इक्वल हो जाते, बट a और b इक्वल नहीं है. क्या है, a ग्रेटर है और b क्या है, स्मॉलर. अगर ऐसा है तो क्या होगा, a के अपोजिट जो एंगल है इट इंप्लाइज एंगल a और b के अपोजिट जो एंगल है a ग्रेटर देन b है. तो a के अपोजिट में एंगल क्या है, a, और b के अपोजिट में एंगल क्या है. चलिए मैंने रिवर्स करके लिख दिया ऐसे. a कुछ फर्क नहीं पड़ता, b c. मुझे गिवन है a ग्रेटर देन b है, तो जो साइड ज्यादा है उसके अपोजिट में एंगल b क्या होगा, ज्यादा होगा. क्या लिखेंगे आप, एंगल a ग्रेटर देन एंगल b. ग्रेटर साइड हैविंग ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट. स्मॉलर साइड हैविंग स्मॉलेस्ट एंगल अपोजिट टू इट. जो साइड छोटी है उसके अपोजिट में एंगल स्मॉल होगा, जो साइड बड़ी है उसके अपोजिट में एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है हमारी. फोर्थ, लेट ABC the three sides of triangle where AB is equal to C is the longest side. हाँ जी सुनो, ये ध्यान से देखना. ABC is the triangle having side length AB and C, and C is longest side, and C is longest side. ठीक है, then if C square is equal to A square plus B square, it means triangle is right angle triangle. ठीक है, नेक्स्ट है, if C square is less than A square plus B square, it means triangle is acute angle triangle. अगर नहीं पढ़ा तो लिख लेना अच्छे से. If C square is greater than A square plus B square, it means triangle is obtuse angle triangle. ठीक है, एक ट्रायंगल है A B C. ट्रायंगल्स की जो थ्री साइड्स हैं A B C, थ्री साइड्स है, C इज ग्रेटर साइड है. देखो अगर दो साइड के स्क्वायर के सम थर्ड साइड के स्क्वायर भी इक्वल हो तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, राइट एंगल. अगर ग्रेटर साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर से कम है, इट मींस ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल. और ग्रेटर साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के बीच में ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ठीक है, नेक्स्ट देखो साइन रूल एंड कोस रूल. अब ध्यान से देखो, अब आपका जो चैप्टर है वो शुरू होता है. ठीक है,
यहाँ तक आप 9th क्लास में पढ़ के आए, कोई मैंने अब तक नई बात नहीं की, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी से फास्टली आपको रिवाइज करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो साइन रूल। मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है, ए बी सी, ये साइड लेंथ ए, ये बी एंड ये सी। हाँ जी, साइन रूल क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू साइन रूल ए अपॉन साइन ए इज इक्वल होगा बी अपॉन साइन बी इज इक्वल होगा सी अपॉन साइन सी। लिख लेंगे इसको बहुत अच्छे से। क्या है ये? एंगल्स एंड साइड्स रेशियो इक्वल होंगे, एंगल्स एंड साइड्स रेशियो क्या होंगे? इक्वल साइन के साथ। a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी फॉर एनी ट्रायंगल, फॉर एनी ट्रायंगल। क्लियर? कोस रूल लिखो, उसके बाद कोसाइन रूल फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी है ये। ठीक है, देखो कोसाइन रूल, कोई भी ट्रायंगल है, हाँ जी, कोस ए इज इक्वल टू, हाँ जी, जो कोस ए होगा, अभी हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे ना। ठीक है, अभी आप लिखो कोस ए इज इक्वल टू, क्या होगा? कोस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b। क्या होगा? कोस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। ठीक है, यानी अगर मुझे साइड लेंथ पता है तो मैं एंगल फाइंड कर सकता हूँ। क्या प्रॉपर्टी? अगर मुझे साइड पता है, ए बी सी मुझे गिवन है, तो मैं ए बी सी के स्क्वायर का यूज करके 2bc का यूज करके क्या फाइंड कर सकता हूँ? कोस ए फाइंड कर सकता हूँ। आगे बात समझ में? अच्छा, इसी सेम तरीके से कोस बी किसके इक्वल होगा? कोस बी इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। ऊपर देखो क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जैसा पूछा है। ए की बात कर रहे हैं तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, बी की बात कर रहे हैं तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अगर ए की बात करें तो नीचे bc आएगा, बी की बात कर रहे हैं तो ac आएगा। कोस सी, हाँ जी, कोस सी क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। ये हमारा कोस, याद रखें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। हाँ जी, मैंने 9th में सबसे पहले जब हम लोगों ने ट्रायंगल शुरू की थी, मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। ठीक है, एक बार और रिवाइज करवाता हूँ। बहुत ही लेंथी और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए बेसिक्स रिवाइज करना बहुत जरूरी है। देखो, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। Some important definitions. First, centroid. First, centroid. हाँ जी, सेंट्रोइड क्या होता है? आपको ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको मीडियन ही ना पता हो, तो सर पहले मीडियन तो बता दो। ए बी सी, सेंट्रोइड मीडियंस जहां मीट करते हैं। मीडियन यानी अगर मैं पूरी साइड के मिड पॉइंट को वर्टेक्स से मिलाता हूं तो क्या बोलते हैं आप इसको? ये एडी मीडियन है, बीई मीडियन है एंड सीएफ मीडियन। मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होता है? हमेशा सेंट्रोइड। सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। सेंट्रोइड को हमेशा जी से डिनोट करते हैं, सभी बातें आपको पता है। अच्छा जी, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स अ ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ये बात भी आपको याद रखनी है। देखो, प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, सभी आपको याद होनी चाहिए, तभी हम अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे, नहीं तो फिर हम कंफ्यूज होते रहेंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखना। अभी आपको सब आसान लग रहा होगा, तो इसको ऐसे नहीं है कि हवा में उड़ा देना। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है तभी आगे बढ़ेगा। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स अ मीडियन इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, क्योंकि बेस सेम होता है और हाइट भी सेम रहेगी। बेस को डिवाइड कर देगा तो दो ट्रायंगल्स बनेगी, उनका एरिया हाफ हाफ हो जाएगा। सेंट्रोइड। हाँ जी, उसके बाद ऑर्थोसेंटर।
जहां पर परपेंडिकुलर्स मीट करते हैं, ए बी सी, ए से परपेंडिकुलर, ध्यान से देखना, बी से परपेंडिकुलर एंड सी से परपेंडिकुलर एक ही जगह मिलेंगे, ये बात तो श्योर है। जहां पर परपेंडिकुलर मिलते हैं आप उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, और किससे डिनोट कर देते हैं आप उसको, एच से डिनोट करते हैं। अच्छा, दो परपेंडिकुलर जहां पर मिलते हैं, मान लो बी से परपेंडिकुलर सी से परपेंडिकुलर यहाँ पर, तो ये जो एंगल होगा, ध्यान से देखना किस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये जो एंगल होगा ये होगा 180 माइनस एंगल ए। ठीक है, यहां मैं आपको एक बार और शो कर देता हूं। ए बी सी, ए से परपेंडिकुलर एंड बी से परपेंडिकुलर, ठीक है, और तो सेंटर तो ही रहेगा। अब इस एंगल की बात करें, ए और बी से ये जो एंगल होगा, ठीक है, कितना होगा ये 180 माइनस एंगल सी होगा। ठीक है, और बड़ी सिंपल सी बात है, क्यों होगा, क्योंकि ये एंगल 90 है, ये एंगल भी कितना है 90। ये जो फिगर है ए डी एच बी सी एफ कोऑर्डिनेटर है, दो एंगल 90 हो गए तो बाकी दो का सम 180, ये सी है, तो ये कितना होगा 180 माइनस सी, वर्टिकल अपोजिट, ये भी कितना होगा 180 माइनस सी। अच्छा, अगर मैं सी से भी परपेंडिकुलर डालूं तो ये एंगल सेम तरीके से कितना आएगा 180 माइनस एंगल ए, और ये एंगल कितना आएगा 180 माइनस एंगल बी आ जाएगा। ठीक है, टू डेफिनेशंस क्लियर है, साइक्लोइड एंड ऑर्थो सेंटर, परपेंडिकुलर्स जहां पर मिलते हैं, मीडियंस जहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सेंटर एंड सर्किल सेंटर, इन सेंटर एंड सर्किल सेंटर। ठीक है, देखो ट्राइंगल है, इस बार मैंने क्या किया, पहले मीडियंस ड्रॉ किए थे, फिर परपेंडिकुलर, इस बार एंगल बाइसेक्टर, ए बी सी, एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया, एंगल बी को बाइसेक्ट कर दिया, एंगल सी को, जहां पर मिलेंगे वो आपका इन सेंटर होगा। क्लियर, एंगल बाइसेक्ट किए इन सेंटर, परपेंडिकुलर हो या ना, फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर। अच्छा, इन सेंटर की एक डेफिनेशन हो रहा है, ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल होगा, ऐसा कोई सर्कल आया मान, ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल आएगा, जो थ्री साइड्स को टच करेगा, उसका जो सेंटर होता है वही इन सेंटर होता है, आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अगर सेंटर है तो रेडियस टेंजेंट टू सी वाला एंगल कितना होगा 90, ये भी कितना होगा 90, मतलब ये नहीं होगा। सुनो, सेकंड डेफिनेशन ये है, ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल होगा उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा इन सेंटर, तो ये एंगल 90 होगा, जहां टचिंग पॉइंट होगा रेडियस टेंजेंट की वजह से। अगर किसी बच्चे को नहीं ध्यान है तो अभी हम सर्कल पढ़ेंगे तो ध्यान रहेगा, वैसे ध्यान होना चाहिए क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। ये आर और ये आर, क्लियर। तो क्या प्रॉपर्टी हुई, जो इन सेंटर है उसकी ट्रायंगल्स की सभी साइड से डिस्टेंस इक्वल होती है, और वो किसके इक्वल होती है, इन रेडियस के इक्वल होती है। देखो अंदर वाला जो सर्कल है उसको बोलते हैं इन सर्कल, उसका जो सेंटर है उसको क्या बोलते हैं इन सेंटर, और उस सर्कल की जो रेडियस है उसको आप लोग क्या बोलते हैं इन रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो इन रेडियस की सॉरी इन सेंटर की दो डेफिनेशन होती है, एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, या सेकंड डेफिनेशन क्या है, अंदर जो सर्कल है उसका जो सेंटर है वो इन सेंटर, तो उसकी जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी इन रेडियस। तो ट्रायंगल्स की सभी साइड्स की इन सेंटर से डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होती है इन रेडियस होती है। ठीक है, क्लियर। सर्किल सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पर मीट करते हैं, ए बी सी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड ये परपेंडिकुलर, यहां जहां पर मीट करते हैं क्या बोलते हैं आप उसको सर्किल सेंटर को उसे डिनोट करते हैं। ये लाइन बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी है, बट तो जरूरी नहीं है कि वर्टिस के पास होगी। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा है सर्किल सेंटर की एक डेफिनेशन और, ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल होगा, ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल होगा उसका जो सेंटर होगा उसको
उसको आप क्या बोलते हैं, सर्क्यूम सेंटर। नेम से ही क्लियर हो रहा है, बाहर वाला सर्कल सर्क्यूम सर्कल, उसका सेंटर सर्क्यूम सेंटर। क्लियर। सर्क्यूम सेंटर की डिस्टेंस OA, OB एंड OC इक्वल होंगे बिकॉज दीज आर रेडियस ऑफ सर्क्यूम सर्कल। सर्क्यूम सेंटर की डिस्टेंस साइड से इक्वल नहीं होती, कहां से इक्वल होती है, वर्टिसेस से इक्वल। क्लियर। नोट कर लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है, यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है। तो हम बेसिक, अभी भी हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं काफी टाइम से। congruency of triangles, congruency of triangles, और साथ साथ इसके बाद एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। congruency of triangles meaning exact same, shape भी सेम एंड साइज भी सेम। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स मीनिंग सिमिलर है, साइज वेरी कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR है, तो टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, गिवन है, मान लो टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो इट मींस AB इज इक्वल टू PQ हो जाएगा CP CP से, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा QR, एंड AC इज इक्वल टू PR हो जाएगा। और साथ में क्या होगा, एंड क्या होगा, एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल P, एंगल B क्या हो जाएगा, एंगल Q, एंगल C क्या हो जाएगा, एंगल R हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, अगर टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसमें से कोई भी रिजल्ट यूज कर सकते हैं, CPCT का यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। 5 वेज है हमारे पास। SCS, टू साइड्स और उनके बीच का एंगल अगर हम टू ट्रायंगल्स में इक्वल प्रूव कर लेते हैं, टू साइड्स और उनके बीच का एंगल अगर हम इक्वल प्रूव कर लेते हैं, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है बाय SCS प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंगल साइड एंगल, ठीक है, टू एंगल्स और उनके बीच की साइड इक्वल प्रूव हो जाए। नेक्स्ट मेथड क्या है, ट्रिपल S, थ्री साइड्स अगर इक्वल प्रूव हो जाती है, ठीक है, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी साइड साइड। और लास्ट है RHS, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, अगर किसी बच्चे ने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स नहीं पढ़ा है तो ये देखो कॉन्ग्रुएंसी तो हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, इसमें तो किसी बच्चे को कोई डाउट होगा नहीं। ये मेथड भी आप लोग पढ़ के आए हैं सभी, ठीक है। एक मेथड आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ, AS भी होता है सिमिलर टू ASA, लाइक वैसा ही है, वो जैसे टू एंगल्स और साइड, टू एंगल्स इक्वल हो, थर्ड एंगल इक्वल हो ही जाएगा हमारे पास, ठीक है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, इफ triangle ABC is similar to triangle PQR, very important। सुनो, अगर टू ट्रायंगल्स सिमिलर है, सिमिलर का मीनिंग क्या है, दिखने में सेम है बट साइज इज डिफरेंट, ओके। अगर टू ट्रायंगल्स सिमिलर तो साइड्स इक्वल नहीं होंगी बट साइड्स रेशियो, यानी जो रेशियो AB अपॉन PQ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो इक्वल होगी, इज इक्वल टू क्या होगी, BC अपॉन QR इज इक्वल टू क्या होगी, AC अपॉन PR, एंड साथ में एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल Q, एंड एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल R, ठीक है। किससे, corresponding parts of similar triangles, angles equal but sides ratio equal होगी, ठीक है। अब लोग लिख लेंगे triangles are similar then side ratio equal, not sides equal, sides equal किसमें होंगी, ठीक है। अच्छा, अब ट्रायंगल्स को भी सिमिलर करने के कुछ मेथड्स हैं, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। फर्स्ट मेथड है ट्रिपल S,
कौन सा मेथड है? ट्रिपल एस। हाँ जी, ट्रिपल एस का क्या मीनिंग है? ट्रिपल एस का मीनिंग है साइड साइड साइड। तो यहाँ पर भी था साइड साइड साइड, साइड साइड, यहाँ पर साइड्स इक्वल होनी चाहिए तीनों, तो कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल है, तो साइड्स की रेशियो क्या है? इक्वल, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्या होगी? सिमिलर हो जाएगी। ठीक है। सेकंड मेथड है SAS। इसका क्या मीनिंग है? टू साइड्स की रेशियो इक्वल और उनके बीच का एंगल इक्वल। टू साइड्स इक्वल नहीं, टू साइड्स की रेशियो इक्वल। ठीक है। और फिर लास्ट मेथड है आपके पास एंगल एंगल सिमिलरिटी। एंगल एंगल सिमिलरिटी का मीनिंग क्या है? टू एंगल्स अगर इक्वल हो जाए, क्या है? ट्रिपल ए बोल दो, सेम ही बात। एंगल एंगल सिमिलरिटी का मीनिंग अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, थर्ड एंगल भी क्या होगा? इक्वल। अगर एंगल इक्वल हो जाए तो भी ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है। ये आपका सिमिलर का साइन है और ये इसका साइन है कॉन्ग्रुएंट का साइन। क्लियर? तो हम शुरू करते हैं। Theorem 1, because state and prove basic proportional theorem. State and prove जो आपकी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट तो कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर होगी, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के ऊपर। जो सेकंड एक्सरसाइज होगी आई थिंक आपको मेंशन कर दूंगा, वो आई थिंक थेल्स थ्योरम के ऊपर होगी, वो आपको कंप्लीट करेंगे। स्टेट एंड प्रूव बेसिक proportional theorem। स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी भी बोलते हैं इसको, या थेल्स थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव, स्टेट यानी आपको पहले स्टेटमेंट लिखनी है और फिर उसको प्रूव करना है। ठीक है। पेपर में ऐसे ही आती है बहुत टाइम। कई बार आपको क्या होगा कि स्टेटमेंट लिखी होगी तो आपको सिर्फ प्रूव करनी होगी। ठीक है। स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट क्या है? In any triangle, if we draw a line, parallel to one side of triangle, parallel to one side of triangle, then this side intersects the other two sides, intersects the other two sides in same ratio। वो इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बोर्ड के लिए थ्योरम का प्रूफ, वो स्टेटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके पास डायरेक्ट आएगा थेल्स थ्योरम का प्रूफ करो। ठीक है। अच्छा, अगर आपको ट्रायंगल्स पढ़ना है थेल्स थ्योरम, तो ट्रायंगल्स के क्वेश्चन में हर बार यूज होगी। अच्छा, वो है क्या? पहले समझो, इसको कंप्लीट करो और इसका आपको जितने भी क्वेश्चन दिए सभी कर लेंगे। ठीक है जी। देखते हैं, मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है ABC, ABC कोई भी ट्रायंगल, मैंने ट्रायंगल किसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। इफ यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, मान लो मैंने BC के पैरेलल पर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है। AB को कहां पे कट कर रही है? D पे, और AC को कहां पे कट कर रही है? E पे। अगर BC के पैरेलल है तो AB और AC के तो कट करेंगे। If you draw a line parallel to one side of triangle, then this side intersects the other two sides in the same ratio। अब जो ये साइड है, इसने इसको D पे कट किया, तो इसकी रेशियो क्या होगी? AD इंटरसेप्ट रेशियो, AD अपॉन DB, यानी जो अदर टू साइड्स के इंटरसेप्ट हैं उनकी रेशियो सेम होगी। Then the divides other two sides in same ratio। AD अपॉन BD इज इक्वल टू क्या होगा? AE अपॉन BC होगा। ये मुझे प्रूव करना है, टू प्रूफ। हाँ जी, गिवन क्या है मुझे? गिवन पहले ही आप लोग क्वेश्चन में स्टेटमेंट में गिवन है
a triangle ABC, तो ट्रायंगल ABC गिवन है एंड क्या गिवन है, एंड DE पैरेलल BC मुझे गिवन है, ये मेरा प्रूफ। ठीक है, आगे बस समझ लो क्या थे इस पर समझ आया आपको क्या प्रूफ करवाना चाहिए। अगर हम ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इंटरसेप्ट रेशियो अदर टू साइड्स इंटरसेप्ट रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी, यानी AD अपॉन BD इज इक्वल टू A अपॉन EC होगा। ठीक है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। फर्स्टली देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कोरस्पॉन्डिंग, ये एंगल 2 और ये भी इक्वल होगा कोरस्पॉन्डिंग। एंगल ए कॉमन हो गया दोनों ट्रायंगल्स में, ABC एंड ADE, तो बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर हो गई है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, साइड्स के रेशियो इक्वल आएंगे, तो AD अपॉन AB, आप इसमें याद रखना अगर ऐसी फिगर आती है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आप कैसे भी लगाओ पैरेलल ही आएंगी। AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC हो जाएगा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE हो जाएगा। अच्छा जो सुन लो, AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC भी सभी रिजल्ट्स आएंगे क्योंकि ट्रायंगल्स सिमिलर है। ठीक है, ये रिजल्ट बट सिमिलर ट्रायंगल से तो नहीं आएगा क्योंकि BD इज नॉट साइड ऑफ एनी ट्रायंगल और ये भी किसी ट्रायंगल की साइड नहीं है, तो हम ये रिजल्ट खेल से देखेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखो क्या कंस्ट्रक्शन करनी है आपको। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर। हाँ जी, अब जो DM परपेंडिकुलर आपको एक बात होना चाहिए, AE के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, AC के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, और अगर आप ढंग से देखो तो ये जो DM परपेंडिकुलर है वो EC के ऊपर भी परपेंडिकुलर, क्योंकि लाइन तो एक ही है। DM परपेंडिकुलर AC बोल दिया मैंने। अच्छा, EN परपेंडिकुलर, ड्रॉ EN परपेंडिकुलर AB बोल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन है, जॉइन DC एंड DP, DC एंड DE को जोड़ दो। नोट करो इसके ऊपर अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। ये समझ आ गया सभी? ये BC ट्रायंगल है जो मुझे गिवन है, DE पैरेलल BC है, ये मुझे गिवन है, मुझे प्रूव करना है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। कंस्ट्रक्शन क्या की, D से परपेंडिकुलर DM और E से परपेंडिकुलर EN, BE CD को जोड़। क्लियर? अच्छा, मुझे प्रूव करना है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, सबसे पहले AD के ऊपर जो ट्रायंगल बनेगा, AD E1 में साफ साफ लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इनटू, अगर AD बेस है तो EN परपेंडिकुलर है, हाफ इनटू बेस इनटू, फिर BD के ऊपर। हाँ जी, BD के ऊपर कौन सी ट्रायंगल बनी है, BDE और BDC। आप कोई भी एक ले लो, BDE ले लेते हैं। ठीक है, BDE लेंगे तो जब EC के ऊपर लेंगे तो ECD लेंगे, दोनों की तरफ ऊपर वाली भी लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, हाँ जी, हाफ इनटू BD इनटू, हाँ जी, BD के ऊपर E से परपेंडिकुलर तो EN ही है, क्या आएगा EN।
मुझे दोनों की रेशियो चाहिए तो 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, हाफ हाफ कैंसिल, ई एंड कैंसिल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE divided by area of triangle BDE is equal to AD divided by BD. This is equation number 1. सेम तरीके से आप जल्दी से यहाँ से AE अपॉन EC चाहिए। AE के ऊपर ट्रायंगल देखो, AED एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, सॉरी हम बात तो वही है AED। इस बार ट्रायंगल तो वही है, AE को बेस ले लिया, AE को बेस लूंगा तो DM परपेंडिकुलर, हाफ इनटू AE इनटू DM। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD है, तो ECD भी कब लेते हैं, अगर यहां से भी नीचे वाली ली होती तो ECB ले ली मैंने। हाँ जी ECD, सॉरी ECD का एरिया कितना होगा, हाफ इनटू EC को बेस ले लिया, EC के ऊपर परपेंडिकुलर D से तो वही है DM, डिवाइड कर दिया, कितना आ गया A अपॉन EC। इसको आप अच्छे से लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट और सेकंड से, ऊपर क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और यहाँ पे क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। तो ADE एंड AED बोथ आर सेम ट्रायंगल्स, तो सेम ट्रायंगल रहेगा तो क्या होगा, इक्वल ही होगा, तो न्यूमरेटर पोर्शन तो सेम है। डिनोमिनेटर पोर्शन की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और वहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। तो आप लोग लिखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to area of triangle ECD. Triangles make on same base and between same parallel lines. और जो दोनों ट्रायंगल्स हैं DE बेस है, DE और BC दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये ट्रायंगल DE और BC के बिटवीन और ये DCE दोनों के बिटवीन, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। लिखो कहाँ पे, ट्रायंगल्स मेक ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। अच्छा ये जो पोर्शन है ये इसके इक्वल, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इट मींस फ्रॉम 1 and 2, इट मींस फ्रॉम 1 and 2। हाँ जी 1 and 2 से क्या आ गया, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD divided by BD is equal to AE upon EC. This is proof of Thales theorem. Clear? अच्छा जी नेक्स्ट, अब इसको काफी सारे रिजल्ट है जो मैंने आपको दिखाए थे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के रेशियो इक्वल आएगी हर जगह से, देख लेना आप लोग इसमें, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड प्लस 1 कर देते हैं। फर्स्ट रिजल्ट क्लियर, AD अपॉन BD is equal to AE अपॉन EC। या क्या हमारे पास इस साइड में प्लस 1 कर दिया, इस साइड में क्या कर दिया प्लस 1। हाँ जी ऊपर कितना हो जाएगा AD प्लस BD, AD प्लस BD कितना हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू AE प्लस EC, AC डिवाइडेड बाय EC। ये तो बता रहा था मैं आपको, क्या आ गया AB अपॉन BD, AB अपॉन BD, तो वहां से क्या आएगा AC अपॉन EC, वही है, ठीक है। ये सेकंड रिजल्ट, ये आपका फर्स्ट रिजल्ट है, ये मेरा सेकंड रिजल्ट है, ठीक। और देखो इसमें क्या रिजल्ट आया हमारा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये प्रूव कर लिया आप लोगों ने। हाँ जी क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं साइड, BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE, ठीक है। प्लस 1 कर दिया, इस साइड भी प्लस 1 कर दिया और इस साइड भी प्लस 1, क्या हो गया BD प्लस AD, BD प्लस AD, AB डिवाइडेड बाय AD।
EC प्लस ए, AC डिवाइडेड बाय ए। ये सभी थेल्स थ्योरम के ही रिजल्ट हैं, कोई भी रिजल्ट प्रूव करना आ सकता है आपके पास, तो आपको टेंशन ही नहीं है। एक रिजल्ट प्रूव कर लो, प्लस में कर लो, रेसिप्रोकल कर दिया प्लस में। क्या है, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन A। सिमिलर ट्रायंगल से भी हो रहा था, दो ट्रायंगल सिमिलर तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से जो होगी इक्वल हो जाएगी। फिर और भी बहुत सारे रिजल्ट सुनो, अगर यहाँ से AB अपॉन AD, AB अपॉन AD, तो वहां से क्या होगा AC अपॉन A। अच्छा, AB अपॉन DE, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से AB लिया तो यहाँ से क्या आएगा AD, अगर यहाँ से DE लिया यहाँ से क्या आएगा BC। यानी एक रिजल्ट ऐसा भी हो सकता है, मैं देता हूँ, AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DE, BC अपॉन DE। सिमिलर ट्रायंगल्स का रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर केस करो, आगे बढ़ते हैं। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम देख लो एक बार। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ BPT। हाँ जी, कन्वर्स क्या होगा हमारे पास, मुझे एक ट्रायंगल गिवन है, ABC, कोई लाइन है जो AB को D पर इसको E पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है। तो मुझे गिवन है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, मुझे गिवन है। मुझे प्रूव करना है DE पैरेलल BC। कन्वर्स है बिल्कुल, तो हम जब इसका प्रूफ देखेंगे उसके बाद अगर ये प्रॉपर्टी कहीं पर लगती है, रेशियो इक्वल है, आपको नहीं पहले तो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम DE पैरेलल BC। ट्राई करो इसको एक बार जल्दी से। देखो प्रूफ के ऊपर अभी आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ के ऊपर हम लोग जो फोकस है वो नवंबर के बाद भी कर सकते हैं, बट एक बार जो आपको प्रूफ है अच्छे से पढ़ के समझ के फिर प्रॉपर्टीज जो रिजल्ट है वो बिल्कुल आपको माइंड में 24 आवर के लिए फीड कर लेना है। कोई आपसे क्लाइंट को पूछे तो आपको सभी रिजल्ट तुरंत आपके फ्लैश में आना चाहिए। ये मुझे गिवन है, मुझे DE पैरेलल BC प्रूव करना है, तो मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं लाइन, ड्रॉ लाइन DF, ड्रॉ लाइन DF व्हिच इज पैरेलल टू BC। अभी DE पैरेलल नहीं है, मैं नहीं थी पैरेलल, तो मैंने मान लिया लेट DF पैरेलल BC। कंस्ट्रक्ट कर ली, प्रूफ देख लो, लेट DF पैरेलल BC। ओके, इधर कंस्ट्रक्शन कर ली। अगर DE पैरेलल नहीं है तो DF पैरेलल होगी, कोई ना कोई एक लाइन तो हम पैरेलल ड्रॉ कर ही सकते हैं। अच्छा, अगर DF पैरेलल तो क्या होगा, AD डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू AF डिवाइडेड बाय C। ओके, ये 2 एंड ये 1 मुझे गिवन है। फ्रॉम 1 एंड 2 AD अपॉन BD, AD अपॉन BD क्या जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 AE डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू AF डिवाइडेड बाय CF आ जाएगा आपके पास। ओके, दोनों तरफ आप लोग +1 कर दो। हाँ जी, EC प्लस AE, EC प्लस AE, AC हो जाएगा डिवाइडेड बाय EC। एलसीएम ले लिया, कुछ नहीं लिया,
CF plus AF, CF plus AF, AC divided by CF, ये कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो AC इज इक्वल टू CF आ गया, क्या है AC इज इक्वल टू CF, AC और CF इक्वल कब हो सकते हैं? This relation is possible only when E and F coincides. It means E and F coincide करते हैं, अगर E and F coincide करते हैं तो मैंने क्या बोला था, DF पैरेलल BC बोला था, it means DE पैरेलल BC, hence क्लियर। तो आपको क्या करना है इसी के बेस पर, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए आपके ग्रुप में, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एग्जांपल्स की हेल्प लो, क्वेश्चन ट्रैक नहीं होते तो मुझसे पूछो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है थोड़ा मैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम 9th में भी हम इसका प्रूफ देखा और इस चैप्टर में भी है, और आपको क्वेश्चंस में से हेल्प भी होगी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? ट्रायंगल्स में हम किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को मीट करते हैं। इफ वी join mid points of any two sides of triangle, then the line segment is parallel to third side and half of it. DE मिड पॉइंट है, ठीक है। तो आप इसका प्रूफ थ्योरम से तो बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर मिड पॉइंट है, ये अगर x है तो ये भी कितना होगा x, अगर ये साइड y है तो ये भी कितनी होगी y, x by y is equal to y upon y, ठीक है। हो गया ऐसे आपका प्रूफ। हम लोग उसे कर लेते हैं दूसरे तरीके से, देख लो ये बात समझ आई आपको। मुझे स्टेटमेंट क्या है, इफ वी जॉइन मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल देन द लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। मुझे प्रूफ करना है DE parallel BC and DE is equal to half of BC। देखो थ्योरम्स में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, जब तक प्रॉपर्टीज नहीं होंगी तब तक बात नहीं बढ़ेगी। तब तो बड़े आराम से प्रूफ हो गया, x by x1 y by तो रेशियो 1:1 आ रही है, दोनों इक्वल, दैट मींस DE पैरेलल BC। अच्छा जी, और हमारे पास क्या होता है, और आपको पता है AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इज इक्वल टू क्या होगा, AE अपॉन AC होगा या नहीं होगा, अभी पढ़ा तो चेंज करो जैसे मिड ट्रायंगल से कंसेप्ट से। अच्छा, AD अपॉन AB, अगर AD 1 है तो AB 2 है, डबल है साथ 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2, चलिए तो होगा इस चीज को ऐसे लिख लो ना, सॉरी, इज इक्वल टू DE अपॉन BC, DE अपॉन BC सिमिलर ट्रायंगल्स है तो साइड्स रेशियो इक्वल रहेगी, AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC। क्वेश्चन करोगे तो आपको साफ साफ तो कितना आ गया, DE डिवाइडेड बाय BC आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2DE इज इक्वल टू BC और DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। 9th क्लास में हमने इस तरह का प्रूफ देखा, ठीक है। उस तरीके से भी कर सकते हो आप लोग, इस तरीके से भी इस तरह का प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, वो वाला मैं कर देता हूँ, क्या करते थे हम, सी से लाइन एक्सटेंड करते थे जो AB के पैरेलल है और इसको यहाँ पर मीट कर दिया। मान लो कौन सा पॉइंट आ गया मेरा, F पॉइंट आ गया। इन दोनों ट्रायंगल्स को बड़े आराम से, ये और ये साइड इक्वल, ये एंगल एंड ये एंगल वर्टिकली अपोजिट, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये और ये भी क्या आएगी, इक्वल आ जाएगी आपको, क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद ये फिगर BCFD पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड तो पैरेलल हमने ड्रॉ की थी और इक्वल भी हो गई, ये साइड इसकी इक्वल हुई है तो ये तो इसकी इक्वल थी, ये फिगर क्या हो गया, पैरेललोग्राम, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अच्छा, अगर ये फिगर पैरेललोग्राम है तो BC और DF पैरेलल, BC और DF पैरेलल, तो BC और DE भी पैरेलल, क्लियर। अच्छा जी, BC इज इक्वल टू DF हो जाएगी पैरेललोग्राम से, इक्वल DF, DE और DF इक्वल है तो DF को मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ
DE एंड DE इज इक्वल टू हाफ BC। पहले हम ऐसे करते थे, अब इसका प्रूफ हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या है? A B C, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर हम मिड पॉइंट से ट्रायंगल में एक सेकंड साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर भी ये मिड पॉइंट ही होगा। क्लियर कर लोगे? यहाँ पर आपको कर लेना है आज, और उसके बेस पर आपके जो क्वेश्चन है बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, आपकी जो बुक है रेफरेंस बुक, उससे जो क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट कर लेने हैं। आई थिंक एक्सरसाइज 6.1 जो भी ट्रायंगल्स जो आपका चैप्टर होगा उसकी जो फर्स्ट दो एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट कर लेनी है। ओके। अच्छा, जो हमने लास्ट टाइम का चैप्टर कंप्लीट किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर उसका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। देखो बहुत ही कम बच्चे के डाउट्स आएंगे, ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि असाइनमेंट के 50 क्वेश्चन सभी बच्चों के हो जाए तो ऐसा तो पॉसिबल सा नहीं है। तो जिसका जो भी डाउट्स है वो मुझे सेंड कर